समाकलित वेग समीकरण। तो इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन अपन पढ़ेंगे, अभिक्रिया कोटि का स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए बात करेंगे। जीरो ऑर्डर के लिए अपन उसकी इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसकी अर्धायु काल निकालेंगे। ठीक है भैया। सबसे पहले अपन शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है भैया। जैसे कोई भी एक रिएक्शंस होती है, अपन मान लेते हैं A2 प्रोडक्ट में, ये रिएक्शन है मान लो शून्य कोटि अभिक्रिया की रिएक्शन है। सबसे पहले अपन ने इसकी डेफिनेशन तो बता चुके हैं पहले। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें अभिक्रिया कभी भी उसकी सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता, या बोल सकते हैं अभिक्रिया का जो वेग होता है वो उसकी सांद्रता के शून्य घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। उसकी सांद्रता को कितनी बढ़ा दो घटा दो, उस पर रेट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसका एग्जाम्पल भी अपन ने पढ़ लिया था, आज अपन उसके डेरिवेशंस कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लो A2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है कोई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन से, उसके इनिशियल स्टेज में या t बराबर 0 पर इसकी मात्रा कितनी होगी? A0। और t बराबर t टाइम पर इसकी जो मात्रा कितनी ले लेते हैं? AT ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं? AT ले लेते हैं। अब अपन देखते हैं दर नियम से, या उसकी दर बात कर लेते हैं। दर, तो इसकी दर क्या हो जाएगी? काल बराबर के AT की पावर 0। इसकी भी इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर अपन दर नियम से बारे में बात करें। इसकी दर नियम से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d माइनस AT अपॉन dt। इसकी इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है भैया। अब मैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों को सम कर दूं, दोनों इक्वेशंस को। ठीक है भैया। दोनों इक्वेशन को चलो सम करते हैं। यहाँ पर क्या के AT, यहाँ AT की पावर 0, तो बेस कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर यहाँ के AT की जगह कितना आ जाएगा 1। तो इनका 1 लिखूँ चाहे ना लिखूँ तो भी फर्क नहीं, माइनस d AT अपॉन dt। ठीक है भैया। अब मैं माइनस dt को इधर भेज दूँ, तो क्या हो जाएगा? माइनस के dt इक्वल टू dt। ये देखो मैंने इधर भेजा, उल्टा लिख लिया, ध्यान से सुनना भैया। माइनस dt माइनस 1 अपॉन dt को इधर भेजा तो क्या हो गया? माइनस के dt। ये मैंने इधर की साइड लिख लिया, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। इसको मैंने इधर ले लिया। अब इसका क्या करते हैं? समाकलन। समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करेंगे dt और के dt। ठीक है भैया। तो अपन जानते हैं dx, समाकलन dx का जो इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। इसका समाकलन x हो जाएगा, और माइनस के dt का क्या हो जाएगा? kt प्लस c। तो यहाँ इसका dx का समाकलन क्या x हो जाए? x होता है, तो यहाँ x की जगह क्या 80, तो हमने लिया 80। इसका क्या हो जाएगा? माइनस kt प्लस c क्या है? समाकलन नियतांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है भैया। अब आ जाओ। अब t बराबर 0 पर, मेरे पास t बराबर 0 पर AT जो होता है क्या होता है? AT बराबर क्या होता है? A0 होता है। अब बताओ ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसको मैं इसकी थर्ड इक्वेशन मान लूं, तो सम वैल्यूज को मान समीकरण इक्वेशन 3 में रखने पर, ठीक है भैया, उस इक्वेशन 3 में रखो तो क्या हो जाएगा? AT की जगह क्या आ जाएगा? A0 और k माइनस के इंटू टी, माइनस के इंटू टी। टी यहाँ पर क्या? 0 प्लस c। तो यहाँ पर मुझे c की वैल्यूज मिल गई, तो c बराबर ये 0 हो जाएगा। c बराबर कितना आ गया? A0। ठीक है भैया। अब मुझे यहाँ पर c निकालना था, समाकलन नियतांक का मान निकालना था, मुझे समाकलन नियतांक का मान आ गया। तो यहाँ पर c का मान समीकरण 3 में रखने पर, मतलब ये c का मान मैं इधर रखूंगा। ठीक है भैया। इधर रखते हैं तो AT बराबर माइनस KT प्लस A0। ठीक है भैया। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर इस माइनस KT को बाहर लेके आ जाऊँ और इसको इधर भेज दूँ, तो ये अंदर जाएगा माइनस में, ये माइनस का प्लस में हो जाएगा। KT बराबर क्या जाता है? A0 माइनस AT
और यहाँ पर इस टी को नीचे भेज देता हूँ a0 माइनस AT अपॉन टी। ये जो मुझे इक्वेशन मिले वो शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। क्या भैया? शून्य कोटि अभिक्रिया का, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तो ये क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है? इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन से है। ठीक है भैया। ए नोट क्या प्रारंभ में कितनी मात्रा ली और फिर कुछ समय के बाद पश्चात उसकी मात्रा कितनी रह गई एटी। तो टी टाइम पर सांद्रता ए नोट क्या प्रारंभ में सांद्रता कितनी ली? 10%, 20%, 100% कितने भी लेती है और टी टाइम के इतने समय पे इतनी हो जाती है। तो यहाँ पर के क्या है? रेट कांस्टेंट या वेग नियतांक, और ए नोट क्या है? प्रारंभ में मात्रा, और ए टी बराबर क्या है? टी समय पर मात्रा, और टी बराबर क्या है? समय। ठीक है भैया। ये होता है डेरिवेशन शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। फिर अपने कुछ ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ के बारे में बात कर ले, ए टी और टी के बीच अपन ग्राफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ के लिए ये वाली समीकरण यूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली समीकरण यूज करते हैं तो बताओ ए टी ये हो जाएगा वाई एक्सिस पर, टी क्या है? एक्स एक्सिस पर। अब यहाँ पर जो ए टी और टी के बीच यहाँ पर देखते हैं ये वाली ए टी बराबर माइनस के टी, ए टी बराबर माइनस के टी प्लस ए नॉट। ठीक है भैया। इसको मैं y ले लूँ एक्सिस, और इसको मैंने t को क्या ले लिया x, और यहाँ क्या जाएगा m, और ये क्या हो जाएगा c। इसका मतलब मेरे लिए क्या बन रही है? एक सरल रेखा की समीकरण बन रही है। क्या बन रही है? y बराबर mx प्लस c इक्वेशन को, ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाली इक्वेशन फॉलो कर रही है, सरल रेखा समीकरण को फॉलो कर रही है। इसका मतलब ये वाला जो मेरे लिए ग्राफ जो होगा वो किसका होगा? वो सरल रेखा का ग्राफ होगा। बट सरल रेखा का होगा तो यहाँ पर जो इसकी स्लोप आएगी वो कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी? जो अपन को ये बता रहा है माइनस के क्या बता रहा है? स्लोप बता रहा है। ये माइनस जो के जो स्लोप बता रहा है, इसका मतलब इसकी जो स्लोप जो होगी tan ऑफ थीटा जो होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसका मतलब इसकी स्लोप नेगेटिव होगी। नेगेटिव स्लोप में ऐसा ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। ठीक है भैया। ये आएगा। यहाँ पर जो स्लोप आ रही है वो कितनी आएगी? माइनस के। ठीक है भैया। और फिर C यहाँ पर अंतखंड इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना? ए नोट, ये रहा इंटरसेप्ट ए नोट। ठीक है भैया। ये वाली जो समीकरण है वो सरल रेखा को शो करती है। तो सरल रेखा का ग्राफ है, बट सरल रेखा किस में? tan ऑफ थीटा किस में आएगा? सरल रेखा, इसके लिए नेगेटिव आ रहा है, देख लो नेगेटिव आ रहा है ये वाली। ठीक है भैया। ये होती है शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, अपन ने ग्राफ भी बता दिया। ठीक है। और अगर इसमें और आगे बात करें, एक मिनट देख लो आप उसको। हाँ, फिर अपन ये इसके लिए, अगर इसके लिए अपन ग्राफ के बारे में बात करें तो इसके लिए भी ग्राफ के बारे में बात करें, इसको मैं हटा देता हूँ। इसके लिए बात करें के टी बराबर कितना हो जाएगा? ए नॉट माइनस ए टी। ठीक है भैया। यहाँ पर इसको मैं y ले लूँ एक्सिस, और इसको मैं क्या ले लूँ? एक्स एक्सिस। ठीक है। तो बताओ इसके और इसके बीच रिलेशन क्या आ रहा है? एक सरल रेखा का ही आ रहा है, ये वाली m और ये प्लस सी। यहाँ पर जो इसकी जो स्लोप आ रही है वो क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, और एक सरल रेखा की समीकरण बन रही है। तो इसमें भी ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है भैया। ये ऐसा ग्राफ आएगा कुछ। ठीक है। इसके लिए ये ग्राफ आएगा। ये होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण का ग्राफ। ठीक है। इसको हटा देता हूँ। अब अपन बात कर लेते हैं आगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया का, शून्य कोटि अभिक्रिया का जो, देखो एक और बात बता देते हैं। कुछ बुक्स है ना, कुछ बुक्स में क्या लिख रखा? डायरेक्ट एक्स अपॉन क्या लिख रखा होता है? एक्स अपॉन टी लिख रखा हुआ, और अपन ने क्या लिखा? ए नॉट माइनस ए टी। सेम बात है। क्यों? क्योंकि कुछ बुक्स क्या करती हैं, टी बराबर 0 पर इसकी जो मात्रा ए लेती है, और टी बराबर टी टाइम पर क्या लेती है? ए माइनस एक्स ले लेती। ठीक है भैया। अब वही वाली वैल्यूज यहाँ रख के देख लो। ए नोट की अपन ने यहाँ पर ए नोट ली थी, यहाँ पर ए नोट की जगह अपन ए ले लो, और ए टी की जगह क्या लिया था? बुक्स, कुछ बुक्स ये ले लेती ए माइनस एक्स।
तो a से a कटा तो x वर्ग अपॉन क्या आएगा t आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ बुक x अपॉन t लिखती है वो भी सही है और a नॉट माइनस ए टी ये भी सही है, ठीक है। वहां पर डायरेक्ट जो समीकरण लिखी गई है वो डायरेक्ट लिखी गई है कि कुछ समय पश्चात या t टाइम के पश्चात उसकी सांद्रता इतनी रह जाती है। तो यहाँ पर अपन ने वो भी लिख दी कि प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी और बाद में कितनी रह गई, बाद में कितनी रह गई, ठीक है भैया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल। अर्धायु काल के बारे में बात करते हैं। तो हाफ टाइम पीरियड क्या होता है, टी हाफ। टी हाफ निकाले तो यहाँ पर टी बराबर टी हाफ पर जो एटी जो होता है वो एटी जो होता है कितना हो जाता है ए नॉट बाई टू। तो अर्धायु काल क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद को मतलब हाफ उत्पाद को आधे परिवर्तित होने में जो जितना समय लगता है वो क्या होता है उसके अर्धायु काल में। मतलब क्रिया कारक की आधी मात्रा को कितने समय में कंप्लीट मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है वो क्या होता है उसकी अर्धायु काल होती है, ठीक है। तो उसका अर्धायु काल कितना होता है, तो यहाँ पर उसकी 80 मतलब जो समय कुछ समय पश्चात उसकी मात्रा कितनी आधी हो जाती है, 80 की वैल्यूज क्या हो जाएगी ए नॉट बाई टू और टी बराबर टी आर। ये वाली वैल्यूज को अपन इसमें रख के देखते हैं के बराबर ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू अपॉन टी आर और टी हाफ बराबर क्या था ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू में कितना कटेगा आधा शेष बचेगा अपॉन की। ये हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की वैल्यूज। अब देखो इस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, इस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पर जो टी हाफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसकी सांद्रता के। यहाँ पर जो अर्धायु काल होती है वो डिपेंड करती है उसकी सांद्रता पर, अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करती है। अगर मैं इसके लिए ग्राफ के बारे में बात करूँ तो इसके लिए ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा भैया। क्यों क्योंकि यहाँ पर टी हाफ बढ़ने पर टी हाफ बढ़ने पर क्या हो रहा है उसकी सांद्रता भी क्या हो रही है बढ़ रही है, ठीक है भैया। अब ये वाला इस पर ये दोनों इक्वेशन ध्यान रखना, बोर्ड में डेरिवेशन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता और आपको कॉम्पिटेटिव में तो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर बनते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पर बनते हैं, उसके डेरिवेशन पर बनते हैं। आप नेक्स्ट अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की, ठीक है भैया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, ठीक है भैया। फर्स्ट ऑर्डर के अपन इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, टी बराबर 0 पर इसकी जो कंसंट्रेशन कितनी होती है ए नॉट और टी बराबर टी टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 80, ठीक है भैया। तो इसकी दर के लिए बात करें, दर बराबर क्या होती है के 80 की पावर कितनी हो जाएगी 1। अपन सुनिए जी, फर्स्ट ऑर्डर की अपन डेफिनेशन अपन ने लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं क्या होती है कि अभिक्रिया का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, ठीक है भैया। मतलब अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सीधे समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के, या अपन ऐसे बोल सकते हैं अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, ठीक है भैया। दर, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं, दर नियम से उसको रेट लॉ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस डी ए टी अपॉन डी टी, इसको अपन अब दोनों इक्वेशन को मैं सम कर दूं तो इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से, ठीक है भैया। इक्वेशन 1 और 2 से तो क्या हो जाएगा डी ए टी अपॉन डी टी बराबर के 80 की पावर 1, ठीक है भैया। अब डी टी को इधर भेज दो और 80 को इधर लेके आ जाऊं तो माइनस डी 80 अपॉन कितना हो जाएगा 80 और ये क्या हो जाएगा के डी टी, हो गया। अब अपन बात करते हैं इसका समाकलन करने में, क्या करते हैं अपन समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी 80 अपॉन 80 के डी टी, ठीक है भैया। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका अपन जानते हैं dx अपॉन x, इंटीग्रेशन dx बाई x का जो
जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है ln x होता है, नेचुरल लॉग x होता है। ठीक है भैया, तो यहाँ क्या हो जाएगा ln 80 माइनस हो गया था, ये माइनस आ गया, माइनस ln 80 और ये क्या हो जाएगा kt प्लस सी। ठीक है, समाकलन, ये सी क्या है समाकलन यथांक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर अपन सी का मान निकालते हैं, तो t बराबर 0 पर यहाँ पर ए टी बराबर कितना हो जाए ए नॉट, वैल्यूज रखो इसमें, इसको मैं इक्वेशन 3 मान लूँ, तो समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है भैया, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो तो माइनस ln ए नॉट अपॉन के टी का मान कितना हो जाएगा 0 प्लस सी, तो अपन सी की वैल्यूज निकल जाएगी कितनी माइनस ln ए नॉट। अब वापस इसका मान किस में रखो, तो c का मान समीकरण में रखेंगे, इसमें रख देते हैं c का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है भैया, तो समीकरण 3 में रखते हैं, तो माइनस ln ए टी इज इक्वल टू के टी प्लस कितना हो जाएगा माइनस ऑफ, ये माइनस यहाँ लिख देता हूँ चलो एक मिनट के लिए, ln ए नॉट, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा भैया। ठीक है भैया, प्लस और माइनस। अब अपन बात करते हैं माइनस ln ए नॉट, एक काम करते हैं माइनस ln ए नॉट को किधर इधर भेजते हैं, तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो के टी बराबर क्या हो जाएगा ln ए नॉट जो कि प्लस में हो गया माइनस ln ए टी। ठीक है भैया, अब अपन बात करते हैं एक चीज और जानते हैं, ln x माइनस ln y बराबर क्या होता है ln x अपॉन y होता है भैया। ठीक है, ये चीज होती, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ln ए नॉट अपॉन ए टी। ठीक है भैया, तो ln अपॉन ए टी। अब ये जो ln है नेचुरल लॉग है, इस नेचुरल लॉग को log बेस 10 में कन्वर्ट करना है, log बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है 2.303 log बेस 10। ठीक है, तो log बेस 10 में कन्वर्ट किया अपन ने, तो यहाँ के टी कि यहाँ टी को मैं नीचे भेज दूंगा 2.303 अपॉन टी, यहाँ log बेस 10 ए नॉट अपॉन ए टी। ये अपन को आगे प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ठीक है भैया, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन। ठीक है भैया, यहाँ पर ये ध्यान रखना अपन ने नेचुरल लॉ को log बेस 10 में कन्वर्ट किया, तो क्या वैल्यूज आई 2.303 log बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर जो ए नोट क्या होगी प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, और ए टी क्या होती है टी समय पर सांद्रता, ये ध्यान रखना। अब इसमें भी कुछ बुक्स क्या लिखती हैं, इसको क्या देखो, इसको क्या लिखती है ए लिखती है, इसको ए माइनस एक्स लिखती है, तो ए नोट की जगह अपन ए नोट एक लिख सकता है और ए टी की वैल्यू क्या है ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारी बुक्स में इसी को फॉलो करते हुए लिखते हैं, अपन कुछ इस तरह लिखते हैं। ठीक है भैया, ये फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शंस हैं, इस पर ग्राफ के बारे में बात करें, फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शंस हैं भैया ये होती है सुनिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। अगर मैं इसके लिए ग्राफ की बात करूं, तो यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, ग्राफ के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ मैं ग्राफ पर आलेख बताता हूँ, लॉग ए नॉट अपॉन ए टी और टी के बीच ग्राफ बनाता हूँ। तो अपने y एक्सिस पर क्या लिया था log ए नॉट अपॉन ए टी की सांद्रता ली थी, और x एक्सिस पर क्या लिया था टी लेते हैं। तो इस इक्वेशन में देखते हैं, तो इस इक्वेशन में इसको ये के टी को इधर भेज दें, ये इसको log ए नॉट अपॉन ए टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा के टी अपॉन 2.303। ठीक है भैया, ये वाली अक्ष कौन सी होती है अक्ष एक्सिस, और ये वाली टी एक्सिस कौन सी होती है सॉरी ये वाई एक्सिस है, और ये वाली कौन सी होती है एक्स एक्सिस, और इसके साथ हो जाएगी एम एक्स और प्लस सी। तो इसका मतलब ये भी जो लॉग ए नॉट अपॉन ए टी और टी के बीच भी सरल रेखा समीकरण का ग्राफ बनना है, मतलब सरल रेखा समीकरण का जो ग्राफ बनना है, सरल रेखा समीकरण को फॉलो कर रही है, तो इसका ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर स्लोप क्या है जीरो है, स्लोप मतलब सॉरी इंटरसेप्ट जीरो है, इंटरसेप्ट जीरो है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो ग्राफ जो स्टार्ट होगा ओरिजिन से स्टार्ट होगा,
ये जो वाला ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसकी जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इसका जो वक्र बनेगा एक सरल रेखा बनेगी। ठीक है भैया, मतलब इसकी सांद्रता log a0 अपन 80 बढ़ने मतलब t बढ़ने पर इसकी वैल्यूज भी बढ़ेगी। ठीक है भैया, इसका जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा, एक सरल रेखा आएगा। सरल रेखा क्यों आएगा, क्योंकि ये सरल रेखा समीकरण को फॉलो कर रही है ये वाली इक्वेशन। ठीक है भैया, y बराबर mx प्लस सी को। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसकी ढाल के बारे में बात करूँ तो ढाल इसकी पॉजिटिव होगी, इसकी ढाल क्या आएगी, ढाल, तो इसकी ढाल क्या आ रही है, स्लोप क्या था, k/2.303, ये वाली ढाल है। ठीक है भैया, आई बात समझ में। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इस इक्वेशन पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया, अब इसके बाद क्वेश्चंस बाद में कर लेते हैं, लग गया तो इसकी अपन अर्धायुकाल के बारे में बात कर लेते हैं। अर्धायुकाल क्या होती है, तो अर्धायुकाल क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक गुणों को आधा विघटित होने में लगा समय क्या होता है, आधा विघटित होने में लगा समय क्या होता है, अर्धायुकाल। तो यहाँ पर t बराबर t, यहाँ पर at बराबर कितना हो जाएगा, a0 हो जाएगा, सॉरी at बराबर क्या कितना हो जाएगा, a0/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस समीकरण में रख दो कि या इसको t को t यहाँ लिख दूँ 2.303 अपॉन के लॉग यहाँ a0 और at कितना था, a0/2। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, a0 से a0 कटा 2, तो ये t यहाँ बराबर 2.303 log 2 और log 2 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 0.30, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 0.30 से अपॉन के। अब इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर आता है वो कितना था, 0.693 अपॉन के। ये होती है अपनी प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल। क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल। अब देखो एक चीज नजर आ रही है कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है वो उसकी सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब उसकी सांद्रता कितनी भी बढ़ा दी जाए घटा दी जाए, उसका अर्धायुकाल चेंज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो उसका अर्धायुकाल होता है वो उसकी सांद्रता पर डिपेंड ही नहीं करता है। आई बात समझ में भैया। ठीक है, समाकलित वेग समीकरण, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं चाहे कॉम्पिटिटिव में हो चाहे बोर्ड में होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर पर ही बनते हैं। तो अपन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलो क्वेश्चंस लिखते हैं। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक 2303 सेकेंड इनवर्स हैं, तो इसके 1/10 भाग प्रारंभिक सांद्रता वेग, इसके लिए ऐसे लिख देते, प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 भाग विघटित होने में कितना समय लगेगा। ठीक है भैया, 1/10 भाग विघटित होने में कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ पर इसका वेग नियतांक दे रखा, प्रारंभिक सांद्रता अगर मान लो इसकी 1 मान लेते हैं तो इसका 1/10 भाग विघटित होने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब a0 की वैल्यू अपन कितनी माननी पड़ेगी, a0 की वैल्यू 1 मान ले और at की वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी, a2 की वैल्यू 1/10 भाग विघटित होने में। अब बचा तो यही बचा 1/10, तो यहाँ पर at की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं k 2.303 अपॉन टाइम पूछा है t और k कितनी है 330 लॉग और a और at की वैल्यू कितनी है 1/10। 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 2.303 देखो आपको एग्जाम में कुछ ऐसे ही डाटा देंगे जो आसानी से क्या हो जाए कट जाए, आपको मेहनत नहीं करनी पड़े। ठीक है ना भैया, ऐसे ही आपको डाटा दिया जाएगा इंटू 1, यहाँ से कटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा टाइम 10⁻⁻3। ठीक है भैया,
-3 यहाँ पर कितना आ जाएगा सेकेंड। यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगी सेकेंड आ जाएगी भैया, ध्यान रखना, क्योंकि सेकेंड इनवर्स का टाइम का सेशन 1/k, k नीचे तक गया तो टाइम के साथ सेकेंड आ जाएगी यूनिट, ठीक है। तो इसकी यूनिट ध्यान रखना भैया, यूनिट भी लेके आना जरूरी है, बोर्ड एग्जाम आ जाए, ठीक है। तो 10⁻³ सेकेंड, तो इसके 1/10 भाग विघटित होने में उसका कितना समय लगेगा, 10⁻³ सेकेंड लगेगा, ठीक है। और किस तरह क्वेश्चन बनते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया को 50% पूर्ण होने में 10 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, तो 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया, मतलब अभिक्रिया एक ही है कि एक बार बोला कि इसकी 50% पूर्ण होने में 10 मिनट लगता है, तो उसी अभिक्रिया को अगर 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब वो एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, तो k का मान क्या है, समान है, तो k चेंज ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर t बराबर फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं अपन, t बराबर 10 मिनट 2.303 अपॉन यहाँ k लॉग, तो प्रारंभ में मात्रा 100 मान लिया, परसेंटेज में 50 पूर्ण होगी, मतलब शेष कितनी रहेगी, मतलब बची कितनी रहेगी 50, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर अगली बार बात करता है t, यहाँ पर t नहीं दे रखा अगली इक्वेशन में 2.303 k, यहाँ तो k की वैल्यू सेम रहेगी लॉग 100। 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, इसका मतलब 80% तो पूर्ण हो गई, बची कितनी, जो बची वही मात्रा लिखेंगे 20, इक्वेशन 2, ठीक है। तो समीकरण 1/2 कर देते हैं, तो इसको ये कितना जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 5, log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10 मान ले, यहाँ से ये चीज कट जाएगी, तो यहाँ 10, log 2 की वैल्यू कितनी होगी 0.330 और t, और यहाँ log 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.70, ठीक है भैया। पॉइंट से पॉइंट कटा, 0 से 0 कटा, ठीक है भैया। तो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आता है t, तो t बराबर ये हो जाएगा, ठीक, और 3 को अपन नीचे भेज देते हैं, तो t बराबर कितना जाएगा 70/3। अब देखो अपन ने एक बात अभी यहाँ तक आगे, यहाँ पर अपन ने बिल्कुल अपना सॉल्व हो गया है। अब आगे इतना, अगर आपका बोर्ड का एग्जाम है तो आगे हम सॉल्व करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव में मिल जाता है तो इस फॉर्म में मिल जाता आंसर ठीक, नहीं तो आपको पूरा उसका जो सॉल्व करने के बाद कितना आंसर मिलता है, अगर इस टाइप का ऑप्शन में दे रखा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर बोर्ड कॉम्पिटिटिव में तो यूनिट लिख के दी हुई होती है।